हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग टू फाइनेस्ट एजुकेशन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. सो लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ऑप्शन सी CR Das, option D Bal Gangadhar Tilak. So the correct answer is option B Muhammad Ali and Shaukat Ali. They are also called as Ali brothers. So जिसने भी option B को टिक किया है उससे मिलते हैं 1 point. Okay friends, so खिलाफत मूवमेंट जो था ये बेसिकली इंडिया में स्टार्ट किया गया था और 1919 में स्टार्ट किया गया था. ये बेसिकली इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा ही स्टार्ट किया गया था और इट वाज लॉन्च्ड बाय अली ब्रदर्स. सो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, as you can see here in the picture also, it was launched by Muhammad Ali and Shaukat Ali. Now why खिलाफत मूवमेंट was started in India? ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने की जरूरत ही क्या थी. तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी समझना पड़ेगा. तो चलिए थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को लेकर आता है. तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो 1914 से 1919 के बीच में चली और बेसिकली इसके अंदर दो ग्रुप्स जो थे वो इन्वॉल्व थे. द फर्स्ट वन वाज एलीट पावर एंड द अदर वाज एक्सिस पावर. तो जो एलीट पावर में जो ग्रुप आते हैं, जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज आती है उसमें आता है यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और इटली. वहीं अगर हम एक्सिस पावर के बारे में बात करें तो इसके अंदर आते हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ऑटोमन एम्पायर एंड जर्मनी. ठीक है, तो अगर हम इस वॉर के एंड में मतलब कंक्लूजन में बात करें तो इसमें बेसिकली जो है एलीट पावर जो थे वो जीते थे और वही जो ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की एंड ऑटोमन एम्पायर एंड जर्मनी जैसे जो कंट्रीज है इनकी हार हुई थी. तो जैसा कि आपने राइज ऑफ हिटलर वाले केस में भी पढ़ा था, जब आप क्लास 9 में पढ़ रहे थे आपको पता था कि इसमें जर्मनी की जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई थी. और जब जर्मनी की हार हुई थी उसके बाद उसके ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साइल लगाई थी. तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल किसने लगाई थी? ऑफ कोर्स द एलीट पावर ने, जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने इसके ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साइल लगाई थी जर्मनी के ऊपर. ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो कि 1919 में लगाई गई थी और 1919 में जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी के ऊपर लगाई गई तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो रिच रिसोर्सेज हैं वो जर्मनी से ले लिए गए, जैसे कि आयरन थे, कोल थे और जितने भी एरिया जो जर्मनी ने कॉन्कर्ड किए थे पिछले कुछ समय में वो सारे उससे ले लिए गए. इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके खुद की टेरिटरीज भी उससे ली गई. तो जर्मनी के बाद क्योंकि ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन तुर्की, ये सब भी जो थे वो हारे हुए देश थे, तो उसके ऊपर भी एलीट पावर ने, यूरोपियन पावर ने क्या किया, बहुत एक खास ट्रीटी जो है इम्पोज करने की कोशिश करी और दैट ट्रीटी वाज कॉल्ड एज द ट्रीटी ऑफ सेवर्स. तो ये चीज जो है जब उसके ऊपर लगी तो जो ऑटोमन तुर्की थे वहां पे जो हेड थे, जो खलीफा थे, द खलीफा ऑफ ऑटोमन एम्पायर, he was also known as the spiritual head of Islamic world. उनको जो है एक तरीके से एक स्पिरिचुअल हेड देखा जाता था पूरे वर्ल्ड में जितने भी इस्लामिक लोग जो थे. तो इस वजह से जो लोग थे उनके अंदर एक एंगर था. तो अफकोर्स जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इंडिया में भी थे. तो इस वजह से क्योंकि जो ट्रीटी जो थी, जो हार्श ट्रीटी जो है जो इनके ऊपर इम्पोज की जा रही थी, इससे जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो भी बहुत हैप्पी नहीं थे और इसीलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट जो है वो 1919 में इंडिया में स्टार्ट की और इसको लॉन्च करने वाले मोहम्मद अली एंड शौकत अली थे. सो आई होप कि आपको इससे क्लियरली समझ में आ गया कि क्यों खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ और कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ये कनेक्टेड है.
Now the second question is, who is known as Frontier Gandhi? Option number A, Abdul Ghaffar Khan. Option B, Bal Gangadhar Tilak. Option C, सुभाष चंद्र बोस. या फिर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू. तो किसे फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल गफर खान. तो जिसने भी ऑप्शन ए को टिक किया है उसे मिलते हैं 1 मार्क्स. तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, समझते हैं कि कौन है अब्दुल गफर खान. अब्दुल गफर खान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, जैसा कि आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं. अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है बिकॉज ही वॉज द स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ गांधी जी. वो उनके सिद्धांतों को बहुत अच्छे से मानते थे, बहुत स्ट्रांगली मानते थे. उनके जो आइडियाज थे, जो फिलॉसफी थी, वो गांधी जी से काफी मिलती जुलती थी. इसके अलावा उन्हें बादशाह खान कह के भी बुलाया जाता है. उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट की शुरुआत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया में स्टार्ट की थी, जिसका नाम खुदाई खिदमतगर है. कि खुदाई खिदमतगर का बेसिकली मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान का नौकर. तो उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था इस एरिया में, और उनका ये मूवमेंट जो था ये बेसिकली गांधी जी के प्रिंसिपल सत्याग्रह और नॉन वायलेंट पर ही बेस्ड था. और इसीलिए उनका ये मूवमेंट काफी फेमस भी हुआ, और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण भी है जिसके कारण उन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है. इसके अलावा आपके साथ एक जीके की बात भी शेयर करना चाहेंगे. ही वॉज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न. जी हाँ दोस्तों, वो पहले ऐसे फॉरेनर थे जिन्हें भारत रत्न मिला था. तो ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए. तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Now the third question is, when was the Pune Pact signed? पूना पैक्ट को कब साइन किया गया? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी 1934. तो पूना पैक्ट कब साइन किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1932. तो जिसने भी ऑप्शन सी को टिक किया है उसे मिलते हैं 1 मार्क्स. तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ और समझते हैं कि ये पूना पैक्ट क्या था. तो चलिए गाइस समझते हैं पूना पैक्ट के बारे में. पूना पैक्ट हमें अभी तक तो इतना पता चल चुका है जो 1932 में हुआ है, ठीक है. पर पूना पैक्ट के बारे में और समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कांग्रेस की आइडियोलॉजी, गांधी जी की आइडियोलॉजी और बी आर अम्बेडकर की भी आइडियोलॉजी, ठीक है. तो कांग्रेस के अगर बारे में हम बात करें तो कांग्रेस बेसिकली एक ऐसी पार्टी है जो कि हाई क्लास पार्टी है. मतलब कहने का मतलब ये कि ज्यादातर लोग जो है वो हाई कास्ट को बिलोंग करते हैं. एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो ज्यादातर लोग थे वो ब्राह्मण्स थे, ठीक है. तो ब्राह्मण्स ज्यादा थे, तो इसीलिए जो अदर्स मेंबर्स थे वो भी कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि जो दलित लोग हैं उनको उस तरीके का पॉलिटिकल फ्रीडम मिल सके जैसा कि जो ब्राह्मण थे उस मेंबर के जो एंजॉय कर रहे थे, ठीक है. तो ब्राह्मण्स को उस तरीके से एक पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल पाती थी. वहीं अगर हम गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी जो थे वो सबको साथ लेके चलने की बात कहते थे. वो कहते थे अगर आप हमें जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंस चाहिए तो सबको यूनिटी के साथ चलना होगा. एक यूनाइटेड वे में ही हम जल्दी से जल्दी फ्रीडम जो है वो पा सकते हैं, ठीक है. और दलित क्योंकि वो जानते थे कि वो उनके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, तो उन्हें उनके रिस्पेक्ट के लिए एक वर्ड जो है यूज किया हरिजन, जिसका मतलब होता है द सन ऑफ विष्णु. मतलब कि भगवान के ही बच्चे हैं दलित. दलित कोई ऐसे नहीं है जो बहुत लोअर कास्ट को बिलोंग करते, कुछ ऐसे नहीं है जो कहीं और से आए. वो भी हम जैसे ही हैं और उन्हें भी भगवान ने ही क्रिएट किया, उनको ही भगवान ने ही बनाया, ठीक है. तो गांधी जी का ये स्टैंड था. बी आर अम्बेडकर जी जो कि लोअर कास्ट मतलब कि कह सकते हैं दलित को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो ज्यादा खुश नहीं थे जो भी पॉलिटिक्स में उस समय चल रहा था. वो जान रहे थे कहीं ना कहीं कि जो कांग्रेस का जो स्टैंड है दलित को लेकर वो काफी अच्छा नहीं है. और इसी बात से डिसअपॉइंट होकर उन्होंने दलित के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात कह दी.
ठीक है। अब जब बी आर अम्बेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात कर दी तो गांधी जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हालांकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में तो इस कॉन्सेप्ट को ही पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम के केस में वो इस चीज को मना नहीं कर पाए थे काफी, क्योंकि काफी स्ट्रांगली जो है मुस्लिम मेंबर्स ने जो है वो रिएक्ट किया था। लेकिन जब दलित ने भी, जैसे कि बी आर अम्बेडकर जी ने भी जब ये डिमांड कर दी कि हमें भी दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हम चाहते हैं ऐसा, ठीक है, तो गांधी जी को काफी डिसअपॉइंटेड फील किया उन्होंने, और यहाँ तक कि उन्होंने तो फास्टिंग भी स्टार्ट कर दी, फास्ट अनटू डेथ। ऐसा कह दिया कि मैं तब तक फास्ट करूंगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती, लेकिन मेरे जीते जी तो मैं दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो नहीं पाने दूंगा। तो अभी ये सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में इतना ज्यादा मुद्दा उठ गया, ये बी आर अम्बेडकर जी वो कह रहे हैं हमें ये चाहिए, गांधी जी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं ये दलित को इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या। चलिए मान के चलते हैं कि ये एक सोसाइटी है, एक एरिया है, ठीक है। अब आपको पता है कोई भी एरिया डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक सोसाइटी है, एक एरिया है, सोसाइटी का एक एरिया है, उस सोसाइटी में हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया, और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हमने नाम रख दिया, क्या रख दिया हमने, ए बी एंड सी, ठीक है। ये हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम रख दिया, और हमने कहा कि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके लिए, मुस्लिम, मैं बस मुस्लिम का एम लिख रही हूं, जस्ट शॉर्ट फॉर्म आप खुद समझ लीजिए इसे, ठीक है, मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट। तो अगर मैंने इस एरिया के लिए कह दिया मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी, मान के चलिए सोसाइटी में लोग हैं, ठीक है, और इन लोगों में इतने लोग मुस्लिम हैं, ठीक है। तो यहां पर जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा वो तो मुस्लिम होगा ही, साथ ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी मुस्लिम हैं ओनली दे विल गेट राइट टू वोट। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कंटेस्ट करेगा इलेक्शन वो भी मुस्लिम होगा, और उस एरिया के जितने भी मुस्लिम हैं सिर्फ उन्हें ही राइट टू वोट है, और उसके अलावा अगर हिंदू है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियन है, जैनिज्म है, कोई भी है, उन्हें वो राइट टू वोट नहीं मिलेगा। तो कंटेस्ट करने वाले भी मुस्लिम और वोट देने वाले भी मुस्लिम। ये किस बारे में हमने बात की, मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में। और बी आर अम्बेडकर जी भी दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात करते थे, तो वो कहना चाहते थे कि एक सेपरेट एरिया ही हो जहां पे सिर्फ दलित ही वोट देंगे और दलित ही जो है वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। तो इस बात से गांधी जी को बहुत ही ऑब्जेक्शन था, वो कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वो इस बात को जानते थे कि अगर इस तरीके से दलित लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा मिल गया तो इससे क्या होगा, जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, टूट जाएगी, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और जो ये नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का जो हम ये जो इतने लंबे समय से चला रहे हैं ये काफी स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो एक यूनिटी नहीं रह पाएगी, तो इसीलिए जो है गांधी जी फास्ट पे बैठ गए। बाद में बहुत समय बाद इनके बीच में एक नेगोशिएशन हुआ, जब समझ में आया, दोनों ही बहुत ही मैच्योर लीडर थे, और दोनों ने मिलकर एक पूरा पैक्ट किया जो कि 1932 में हुआ था, और क्योंकि ये पूना में हुआ था इसीलिए इसका नाम पूना पैक्ट हुआ। और इस पैक्ट के बाद जो दलित है उनको रिजर्व सीट्स दी गई दलित को भी, मतलब कि जो दलित है उनकी सीट, उनको एक सेपरेट सीट दी गई कि हाँ भाई उनको भी कंटेस्ट करने को मिलेगा, मतलब वो भी एज लीडर जो है एक पॉलिटिकल फ्रीडम को एंजॉय कर सकेंगे, ठीक है। सो आई होप कि अभी आपको ये पूरी तरह से समझ में आया कि ये पूना पैक्ट हुआ कैसे और किस कंडीशन में हुआ। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हेन वाज the
ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? सो द ऑप्शन ए इज 1928, ऑप्शन बी इज 1930, ऑप्शन सी 1929 या फिर ऑप्शन डी 1927. सो द करेक्ट आंसर इज 1920 है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है ये 1928 में हुआ था और जिसने भी ऑप्शन ए को टिक किया है उसे मिलते हैं 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच प्लेस महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले किस जगह पर इंडिया में मतलब कि भारत में किया था? ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी दांडी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चंपारण। जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह, जो कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट टूल था भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने में, वो सबसे पहले उन्होंने अफ्रीका से आने के बाद चंपारण में ही स्टार्ट किया था। तो क्या था सत्याग्रह और कैसे उन्होंने चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह जो मूवमेंट है वो चलाया था, ये समझते हैं हम अपनी एक्सप्लेनेशन में। तो चलिए दोस्तों समझते हैं सत्याग्रह को। पर सत्याग्रह को समझने से पहले, इसकी मीनिंग को समझने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो ठीक है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं पहले। सो इन जनवरी 1915 गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, जो गांधी जी है वो साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 को इंडिया को लौटते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे? सो बेसिकली जो गांधी जी थे वो लॉ की प्रैक्टिस करते थे साउथ अफ्रीका में, और जब वो इंडिया 1915 में लौटते हैं, जब रिटर्न होते हैं, तो अपने साथ एक आइडिया भी लेकर आते हैं। और वो आइडिया क्या होता है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, अभी सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। सो द वन इज सत्या एंड द अदर इज आग्रह। मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? सत्य का आग्रह करना, मीन्स ओबेइंग द ट्रुथ, हमेशा ट्रुथ के साथ रहना है, सच के साथ रहना है। ठीक है, सो बेसिकली जो लोग सत्याग्रह की फिलॉसफी में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं वो हमेशा सच के साथ रहते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि हमें हमेशा सच के साथ रहना चाहिए और सच की खोज करती रहनी चाहिए, और उनके साथ अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए फिजिकल वॉयलेंस की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि अगर आप मार पीट करके उनको हरा सकते हैं, नहीं, सच के साथ है आप तो सच अपने आप में इतना पावरफुल है कि आप सामने वाले को जो है उनके अंतर आत्मा को ये रियलाइज करा सकते हो कि आप जो है वो गलत कर रहे हो, और आपको जो अपनी गलती को, मिस्टेक को जो है रियलाइज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आइडिया था ना, ये जो एक्सपेरिमेंट जो था, ये सबसे पहले जो है वो साउथ अफ्रीका में किया गया था अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है ये साउथ अफ्रीका में किस चीज के ऊपर हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ कलर। तो आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर के ऊपर जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में। और जो गांधी जी थे ना वो खुद भी इस चीज को जो है फेस कर चुके थे पर्सनली भी, तो उन्होंने जो है ना इसका काफी स्ट्रांगली जो है इसको विरोध किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका में। और वही एक्सपेरिमेंट जो है फिर वो बाद में ये आइडिया जो है वो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको ये यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, तो जब वो 1915 में आते हैं उसके बाद एक साल आके वो इंडिया में पहले देखते हैं कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं, कैसे ब्रिटिशर्स जो है वो रूल कर रहे हैं और कैसे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है उस चीज को जो है फेस कर रही है। ठीक है, तो एक बार जब पूरा स्टडी ऑल ओवर इंडिया वो कर लेते हैं उसके बाद इस आइडिया को वो डिफरेंट प्लेसेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इस एरिया में से सबसे पहले एरिया तो आपको आता है चंपारण, जहां पे उन्होंने अपने सत्याग्रह वाला टूल जो है उन्होंने ये किया था यूज in 1916. So चंपारण is basically in बिहार, बिहार में है ये एरिया। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने जब देखा कि जो प्लांटेशन सिस्टम है, ठीक है, वो काफी ऑप्रेसिव है, तो गांधी जी ने सत्याग्रह इस टूल को यूज किया। ठीक है, और उन्हें सक्सेस भी मिली। हाँ, उस तरह की सक्सेस नहीं है जिस तरह की डिमांड जो है जो वहां पे पीजेंट्स जो कर रहे थे, नहीं वैसा तो नहीं था, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स उस टाइम पीरियड तक काफी पावरफुल हो चुके थे, तो उन्हें जो है विदाउट एनी फिजिकल वॉयलेंस हराना, ठीक है,
सिर्फ सच्चाई के साथ रहते हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो हाँ, ये एक बड़ी सक्सेस थी। तो सत्याग्रह का सबसे सक्सेसफुल जो आप देख सकते हैं एक एग्जांपल, वो चंपारण में सबसे पहले देखने को मिलता है इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो सक्सेसफुल रहा तो गांधी जी ने फिर इसी टूल को आगे खेड़ा में भी कंटिन्यू किया, और यहाँ पे उन्होंने उन पीजेंट्स के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया था जो कि क्रॉप फेलियर की वजह से या फिर किसी एपिडेमिक वजह से जो है काफी स्ट्रगल कर रहे थे, काफी कुछ फेस कर रहे थे। तो उन्होंने फिर इस सत्याग्रह के टूल को यहाँ खेड़ा में इम्प्लीमेंट किया इन 1917, और फिर उन्होंने इसी चीज को आगे अहमदाबाद में भी कंटिन्यू किया इन 1918, जो कि बेसिकली कॉटन मिल वर्कर्स के लिए था, जिनकी ये डिमांड थी कि उनके जो वेजेस हैं और जो उनका बोनस है उसको इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में इस टूल को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। सो आई होप कि आपको भी क्लियर हो गया कि सत्याग्रह क्या था और किस तरीके से इसको डिफरेंट एरिया में जो है गांधी जी द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। Okay, so the sixth question is, who has created the image of Bharat Mata? So जो भारत माता की जो इमेज है इसको किसने क्रिएट किया है? So the option A is Abindranath Tagore, option B is Bankim Chandra Chattopadhyay, option C is Iqbal, या फिर option D बाल गंगाधर तिलक। So the correct answer is option B, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वो पर्सन है जिन्होंने भारत माता की इमेज को क्रिएट किया था। तो जिसने भी ऑप्शन बी को टिक किया है उसे मिलते हैं 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग? स्वराज फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। सो द करेक्ट आंसर इज महात्मा गांधी। यस, महात्मा गांधी जी ने ही स्वराज फ्लैग को डिजाइन किया था। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड इंडियंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन? इंडियंस ने साइमन कमीशन के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट किया था? ऑप्शन ए, इट फेवर्स द मुस्लिम ओवर द हिंदूज, क्योंकि ये मुस्लिम लोगों को फेवर करता था और हिंदूज को नहीं करता था। ऑप्शन बी, इट डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम। ऑप्शन सी, देयर वाज नो ब्रिटिशर इन द कमीशन, क्योंकि कमीशन में कोई भी ब्रिटिशर नहीं था। या फिर ऑप्शन डी, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, क्योंकि उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो क्या रीजन था जो कि इंडियन लोगों ने साइमन कमीशन के लिए प्रोटेस्ट किया, को लेकर प्रोटेस्ट किया? सो द करेक्ट आंसर इज बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। जी हाँ, क्योंकि उस कमीशन के अंदर एक भी भारतीय नागरिक नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ और समझते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। तो चलिए दोस्तों समझते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन जो है, इसका फॉर्मेशन जो था वो 1927 में हुआ था। और क्यों इस कमीशन को बनाया गया था? इस कमीशन को बनाने के पीछे ये मोटिव था कि वो जो है सजेशन देंगे। सजेशन किस चीज को लेकर? जो भी चेंजेस करने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में उसको लेकर जो है वो सजेशन देंगे। ये कमीशन जो है वो किस चीज को लेकर सजेशन देगा? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में जो भी चेंजेस करना है उसको लेकर ये सजेशन देगा। और इसके जो चेयरपर्सन थे उनका नाम सर जॉन साइमन था। उनके नाम के ऊपर ही इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया, ठीक है। अब इस कमीशन में प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है। और जो सजेशन था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के ऊपर ही देना था और एक भी इंडियन मेंबर नहीं। तो इससे जो इंडियंस थे वो काफी खफा थे। उनके अंदर काफी गुस्सा था कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर चेंजेस सजेशन ही करने हैं
और वो भी बिना विदाउट इंडियन मेंबर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसको लेकर लोगों ने काफी जो है आवाज उठाई, ठीक है। जगह जगह जो है इस कमीशन को जब ये आया इंडिया में तो काले झंडे दिखाए गए और स्लोगन कहा गया, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ। और बड़ी बड़ी पार्टीज, उस समय में जितनी भी बड़ी पार्टीज थी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इसका विरोध किया, जिसके अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी बड़ी पार्टी भी सम्मिलित है। So the ninth question is, where did the Jallianwala Bagh massacre took place? So ये जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था, जो हत्याकांड था, ये कहाँ हुआ था? So the option A is Lahore, option B is Peshawar, option C is Amritsar, and option D is Lucknow. So the correct answer is option C, Amritsar. तो जिसने भी ऑप्शन सी को टिक किया है उसे मिलते हैं 1 पॉइंट। तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ और समझते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझते हैं। इस हत्याकांड को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या था, तभी हमें समझ में आएगा कि इंसिडेंट एग्जैक्टली हुआ कैसे। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स उन्होंने एक रॉलेट एक्ट लेकर आते हैं, जो कि 1919 में लेकर आते हैं। अभी इस एक्ट के अनुसार क्या होता है कि कोई भी इंडियन और उसकी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ है, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, विदाउट एनी ट्रायल उनको 2 साल के लिए जेल में बंद कर देंगे, ठीक है। अब विदाउट एनी ट्रायल मतलब जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि कोई भी पर्सन जो किसी चीज में गिल्टी मिलता है, ठीक है, उसको जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस लेके जाती है एंड 24 आवर्स के अंदर उनको मैजिस्ट्रेट के सामने जो है उनको हाजिर किया जाता है एंड देन फिर जो है एक कोर्ट में जो है उनका जस्टिस वाला जो सिस्टम है वो चलता है कि वो गिल्टी है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जो ट्रायल है वो 2 इयर्स तक होगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 इयर्स तक अगर उनका ट्रायल ही नहीं होगा तो वो इनोसेंट है या गिल्टी है वो पता कैसे चलेगा? तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस लीडर को आपने या उस इंडियन को आपने क्या किया, 2 साल के लिए जेल में डाल दिया और 2 साल के बाद पता चलेगा कि उसने कोई क्राइम किया भी था या नहीं किया था, ठीक है। तो एक तरीके से साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो लॉ है क्या है, बिल्कुल अनजस्ट लॉ है ना। तो इस लॉ के खिलाफ जो है गांधी जी ने भी आवाज उठाई, उन्होंने बोला कि ये जो लॉ है बिल्कुल बायस्ड है, मतलब ऐसा लॉ होना ही नहीं चाहिए जहां पे आपको जो है ट्रायल 2 साल के बाद मिल रहा है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट करेंगे इस लॉ के खिलाफ में, ठीक है। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया और जो उनके फॉलोअर्स है उन्होंने भी उनको काफी सपोर्ट किया, पर क्योंकि लोगों के अंदर अभी इस चीज को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करना नहीं आया था कि हम कैसे पीसफुली जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कई कई जगहों पे जो है इसको फॉलो किया गया, लेकिन कई जगहों पे लोग जो है वॉलेंट भी हो जाते थे, ठीक है, वो फिजिकल वॉयलेंस करने लग जाते थे। तो उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, वो एक मार्शल लॉ लगाते हैं जिसके हिसाब से क्या होता है, कर्फ्यू लगाया जाता है, मतलब कि जो लोग हैं वो आपस में ना साथ में इकट्ठे नहीं होंगे। आपस में इकट्ठे होते तो क्या होता है, पॉलिटिकल आइडियाज जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो कर्फ्यू लगा दिया उन्होंने कंट्रोल करने के लिए चीजों को, ठीक है। लेकिन उस समय जो क्या होता है ना कि एक उस टाइम पीरियड में बैसाखी का टाइम भी आता है, ठीक है, जो कि 13 अप्रैल को होता है। तो आपको पता है बैसाखी जो है पंजाब में काफी धूमधाम से मनाई जाती है। तो जो लोग होते हैं उनको इस मार्शल लॉ का नहीं पता होता, उनको कर्फ्यू का नहीं पता होता। तो गांव की जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सेलिब्रेट करने के लिए बैसाखी जो है इस जलियांवाला बाग में जाते हैं, पार्क में जाते हैं बेसिकली, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, आज भी ये प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैसाखी मनाने के लिए जाते हैं, मेला घूमने गए होते हैं और उनको इस लॉ का नहीं पता होता कि इस तरीके से जो सरकार उन्होंने जो है ऐसे मार्शल लॉ लगा दिया जिसके हिसाब से कर्फ्यू है, लोगों को आपस में इकट्ठा नहीं होना है, ठीक है। अब इसमें ना 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जो एंजॉय करने के लिए गए होते हैं, बेसिकली मेला वगैरह घूमने गए होते हैं, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, और उनको इनका नहीं पता होता है। कुछ लोग होते हैं उनमें ऐसे होते हैं जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए रॉलेट एक्ट के बारे में वो इकट्ठा हुए होते हैं, ठीक है। और जो मार्शल लॉ जो है वो उस समय जो है यहाँ पर अमृतसर में वो
जनरल डायर जो है वो उसको जो है देख रेख, मतलब वो इस चीज को देख रहे होते हैं, मॉनिटरिंग वो कर रहे होते हैं। जब उनको पता चलता है कि ऐसे जलियांवाला बाग में काफी सारे लोग जो इकट्ठा हो गए हैं, तो वो आते हैं इस पार्क में। और जैसे कि आपको पता होता है कि पार्क में ज्यादा एक बहुत सारे ऐसे नहीं होते, बहुत सारे डोर्स नहीं होते, लिमिटेड डोर्स होते हैं ना। तो इस पार्क में वो आते हैं और डोर्स को, वो जो है पार्क है उसका जो है गेट बंद करवा देते हैं। अपने सोल्जर्स के साथ वो अंदर आते हैं और ओपन फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें काफी सारे लोग जो है वो मारे जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने गेट भी क्लोज करा दिए होते, तो लोगों के पास जगह नहीं होती कि वो लोग जो है उससे कहीं से भाग के अपनी जान बचा सके। तो इसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं, इंक्लूडिंग जो इनोसेंट लोग होते हैं जिनको कुछ पता भी नहीं होता और किसी की भी गलती नहीं होती, जो यहाँ पे आए भी होते हैं, इवन जो डिस्कशन करना भी चाहते होते हैं, उन्होंने भी ऐसे कोई फिजिकल वायलेंस नहीं किया होता है, वो शांति से अपने पीसफुली जो डिस्कशन करने के लिए आए होते हैं, ठीक है। जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं, और इसमें एक कुआं भी है इस पार्क में। तो काफी सारे लोग जो अपनी जान बचाने के लिए सोचते हैं कि अरे अब कहीं जगह तो है नहीं कि वो कहीं भाग सके पार्क से निकल के, ठीक है, क्योंकि गेट तो जो है वो जनरल डायर ने बंद करवा दिया, ठीक है। और ओपन फायरिंग जो है वो साफ करे जा रहे हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं, उनके साथ उनके सारे शूजर्स जो है वो खड़े होते हैं, और लोगों के एक ऊपर एकदम ओपन फायरिंग किए जा रहे होते हैं। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए, काफी सारे लोग जो है वो मतलब वेल के अंदर भी कूद जाते हैं कि क्या पता उनकी जान बच जाए। तो इतने सारे लोग भी इनके अंदर कूद जाते हैं कि जो सबसे नीचे मतलब जो कूदे हुए होते हैं वो दब के भी मर जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर था, ये काफी दुखदाई इंसिडेंट था, और आज भी अगर हम जब इसके बारे में सुनते हैं तो हम सभी को बहुत दुख होता है, और सच में ऐसा लगता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और इसमें काफी सारे लोग जो इनोसेंट लोग हैं उनकी हत्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10, Baba Ramchandra was the leader of which of the following movement? Option A, Peasants Movement of Awadh. Option B, Quit India Movement. Option C, Plantation Workers Movement in Assam. या फिर ऑप्शन डी, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो बाबा रामचंद्र जो लीडर थे वो किस मूवमेंट के लीडर थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पीजेंट मूवमेंट ऑफ अवध। तो किसानों को एक मूवमेंट जो कि अवध में हुआ था, और उसी के लीडर थे बाबा रामचंद्र। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा, आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो इसे लाइक कर दीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहें। हमारे चैनल फाइनेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आगे भी मिलती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन जो है सभी लोगों तक पहुंच सके, और हमारे इंडिया में एजुकेशन की क्वालिटी और अच्छी हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।